आवाज एकदम करना बंद कर दो। आज आपकी यात्रा शुरू हो रही है। आप एक यान पे बैठने जा रहे हैं। किस पे? यान पे। और उसी यान के सहारे आप जो प्राचीन भारत के इतिहास को समझेंगे, फिर हम मध्यकाल पे जाएंगे, फिर आधुनिक भारत पे जाएंगे। अब आपके जो एग्जाम का स्तर है वो यूपीएससी को टच करता है, तो हमारा स्तर यूपीएससी को टच करता हुआ होगा। हम लोग, आप अगर कहीं के सेनापति बनेंगे, अगर मान लीजिए कि आप बिहार में एसडीएम होंगे, डीएसपी होंगे, तो आगे आप आईएएस बनने के लिए भी प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये बात समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए हम जो यहां पर प्रयास करेंगे वो यूपीएससी को लिंक करके बताएंगे आपके सामने। आपको मटेरियल मिल गया होगा कुछ, अभी मिल जाएगा। जो क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मटेरियल भी मिलेगा। किसी बात की चिंता नहीं करनी है, सब चीज दिलवाऊंगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लिखने का तरीका मिलेगा, सब पता चलेगा। आज हमारी क्लास में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात किस तरीके की होगी, क्या क्या होगी, आज पहले ये अपने दिमाग में बिठा लो। आज हम लोग प्राचीन भारत पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें हम लोगों को यह भी देखना है कि बिहार का संदर्भ क्या है। और अगर हम बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास लगभग बिहार में ही मिलता जुलता है। मतलब अगर हम ये कहें कि बिहार का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मगध साम्राज्य पे बहुत बात होती है, उसी पे मौर्य आते हैं, तो लगभग इतिहास लिंक कर जाता है। क्या क्लियर है दिमाग में? तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो बिहार को लेते हुए हम बात करेंगे, लेकिन अप्रोच कैसा होगा? यूपीएससी का अप्रोच कैसा होगा? बिल्कुल ठीक। इसमें हमें देखना क्या क्या है। आज हम बात करेंगे पाषाण काल। ये आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमको कहीं पर जाना है तो उसके रास्ते में क्या क्या हम करेंगे, उसे हम पहले फ्रेम कर रहे हैं दिमाग पे। तो पहले क्या करेंगे? पाषाण काल। और पाषाण काल में भी अलग अलग हिस्से हैं। पाषाण काल में भी अलग अलग हिस्से हैं। अगर आप बात करें तो पाषाण काल में हम देखते हैं पहला हिस्सा है पूरा पाषाण काल। कौन सा हिस्सा है? फिर बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत बढ़िया, आपको तो सब पता है भाई। अब जो पूरा पाषाण काल में भी 3 हिस्से, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी आपको 3 हिस्से दिखाई देंगे। इसको अलग कर दें तो जो पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं, एक है आपका पूरा पाषाण काल, एक है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा क्या है? उच्च पाषाण काल। अब दिमाग खुला कुछ? मतलब पाषाण काल में भी 3 हिस्से। अगर हम बात करें पाषाण काल को देखें तो पाषाण काल का समय वो है जब ये धरती बनी, मतलब शुरुआत से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक जो समय है उसको हम कहते हैं पाषाण काल, पूरा समय। अब इसको अलग अलग बांटेंगे, अभी केवल अपने दिमाग में बिठाओ, एक फ्रेम बिठाते जाओ कि पाषाण काल में भी अलग अलग हिस्से हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इतनी चर्चा करनी है आज, ठीक।
इसके बाद हिम्मत आपके पास बचेगी तो ताम्र पाषाण काल पे जाएंगे। ठीक, ताम्र पाषाण काल। और अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ अवसर बचा तो हम लोग बात करेंगे कि जो दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृतियां हैं, जहां बड़े बड़े कब्र होते थे, उस पर महापाषाणिक संस्कृतियां, महापाषाणिक संस्कृति कहां की है? दक्षिण भारत में। यह हमारा फ्रेम रहेगा। अब समय आपने देखा कि शुरुआत से लेकर 10,000 ईसा पूर्व में यह पूरा समय है। ठीक, अब हम इसको तोड़ते हैं कि इसमें क्या है। तो यहां अगर आप देखें तो शुरुआत से यह वाला जो समय है, शुरुआत से लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व का जो समय है, उस समय को हम कहते हैं पुरापाषाण काल। क्या क्लियर है? दिमाग में बैठ रहा है? नहीं। उसके बाद जो दूसरा समय है वहां पर हम देखते हैं तो 1,00,000 ईसा पूर्व पर आपने यहां छोड़ा तो 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, यह वाला समय क्या है? 1,00,000 से 40,000, 40,000 ईसा पूर्व का समय। और यह वाला जो समय है, यही चित्रकारी मिलेगी, मानव यही चित्रकारी करना शुरू करेगा। दिमाग में बिठाओ अपने, उच्च पाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में मानव चित्रकारी करेगा। और यही भीमबेटका, मध्य प्रदेश की भीमबेटका से चित्र मिलना शुरू होगा। ठीक है, और उस चित्र में क्या मिलेगा? मानव शिकार करेगा। मानव के जो उसके मन में आएगा वो उसके चित्रों में भी आता है। चित्र क्या होता है? जब आप जो चीज देखते हो उसी को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हो। चित्र हमारे मन की आंतरिक अभिव्यक्ति है। चित्र जब कोई व्यक्ति जब भी निर्मित करता है तो अपने समाज से प्रेरित होता है। और इस समय अगर आप उच्च पाषाण काल में देखते हैं तो उच्च पुरापाषाण काल में जब चित्र बनना शुरू होता है तो मानव किस तरह से जीवन जीता था यह हमें पता चलता है। क्योंकि पाषाण काल में कुछ भी लिखा नहीं है। तो समझना कैसे है? पत्थरों की सहायता से। पत्थर बताएंगे, बोलेंगे पत्थर, और वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि देखो मेरे साथ क्या क्या हमने किया था। ये काल पत्थरों का काल है। वैसे आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करो तो बोर हो जाओगे, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे आप ये समझोगे एक यात्रा है। इसलिए मैंने कल आपको हल्का सा हिंट किया था। आप हर चीज, अपना सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं यह समझने के लिए आप अपने दिमाग को खोलो। महात्मा गांधी कहते थे अपने घर की खिड़कियों को खोलो। अपने घर की खिड़कियों को तुम खोलोगे तो बहुत सारी चीजों को सीख पाओगे। दिमाग को खोलना सीखो, क्योंकि जब तक आप दिमाग खोलोगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। अब यहां पर देख रहे हैं उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल का जो समय क्या है, यहां पर आपने 40,000 पे छोड़ा तो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो समय है उच्च पुरापाषाण काल। क्या समझ में आ गई बात? तो यहां 40,000 से 10,000। अब आ जाइए यहां पर मध्य पाषाण काल पे। साहब आप लोग समझदार हैं। मध्य पाषाण काल में जब हम आते हैं तो 10,000 ईसा पूर्व से, क्योंकि हमने 10,000 पे छोड़ा है, 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व का समय मध्य पाषाण काल का समय होगा। कब से कब तक का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब तुरंत यही लगता है सीख जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कुछ भी बचेगा नहीं। जो चीज आईएएस में बताई जाती है कुछ भी आपके सामने छुपाएंगे नहीं, सब आपको बता देंगे।
कोई चीज बचेगी नहीं। जिसके लिए आप दिल्ली तक की यात्रा करते हो, वो यात्रा भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। हम यही करते ही हैं वहां। हमारे पास जब भी हम समझाएंगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग आगे कहां पर? नव पाषाण काल पे। कहां पे छोड़ा? 5500 पे। और 5500 से 3000 ईसा पूर्व का समय है नव पाषाण काल। 5500 से मानव जीवन बदलता जा रहा है। क्या हो रहा है? मानव जीवन। और बदलने का नाम ही जीवन है। जो जीवन में रुकता है उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। जो रुका, जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो बदबू आने लगती, आती कि नहीं आती? इसीलिए हमेशा सोच बुलंद रखो। सोच जिसकी बुलंद होगी वो समझ पाएगा कि कैसे यहां पर चीजें हुई। अब इस पूरे पाषाण काल का लब्बो लुआब समझो। क्या है लब्बो लुआब इसका? अगले उस पे चले। बहुत बढ़िया। ये तो आपने देखा, पाषाण काल मतलब पत्थर, पत्थर का काल, पत्थर का काल। पत्थर मानव के जीवन में कैसे सहायक रहा? पहला काल अगर हम बात करें कि पूरे पाषाण काल को देखें और इसमें समझें कि पाषाण काल में क्या रहा होगा, मानव का जीवन क्या रहा होगा। मानव इस समय कुछ लिखना पढ़ना तो जानता नहीं, जंगल में रहता है और जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है। संघर्ष, जो प्रति संघर्ष, और उनसे जूझते जूझते मानव जो है आगे बढ़ रहा है। तो पहली विशेषता पाषाण काल की यह है कि मानव का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो यहीं पे लिख देंगे कि यहां कोई लिखित साक्ष्य नहीं, कट, लिखित साक्ष्य नहीं। फिर दूसरी बात, यहां जो कुछ भी इतिहास में जाना जाएगा वो पत्थरों से जाना जाएगा। तो इतिहास जानने का साधन क्या होगा? पत्थर। अब मानव धीरे धीरे पत्थरों से दोस्ती करेगा, जानवरों के साथ पहले संघर्ष करेगा, और जानवरों के संघर्ष के साथ उसे एक बात समझ में आएगी कि जानवर दोस्त भी हो सकता है। इसीलिए मध्य पाषाण काल में मानव जानवर से दोस्ती करेगा और पहला जानवर दोस्ती वाला होगा कुत्ता। कौन होगा? बहुत बढ़िया। और आज तक, अरे आप हंस रहे हैं भाई, डॉगी बोल दीजिए। कबीरदास कहते हैं कि मेरा नाम मुतिया है, तो मुतिया नाम का एक जो डॉगी बना लीजिए। तो आप ये समझिए कि जो कुत्ता साथी है, आज भी फोर्स सबसे ज्यादा विश्वास करती है इस जानवर के ऊपर। आप अधिकारी बनेंगे तो पहले वो जाता है, अपनी सुरक्षा अपने जान पर खेल कर ये पता करता है कि वहां बम है कि नहीं है। बड़ा सहयोगी है आपका, और आज से नहीं है, देखिए कब से है, लाखों वर्ष पुराना साथी है हमारा कुत्ता। और बुर्ज होम में कई जगह ऐसा होगा जहां मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है। तो कुत्ता हमारा साथी बहुत पुराना है। ये देखते तो पत्थर से इतिहास। कल कुछ लोग अधीर हो रहे थे कि सर कब आएंगे। कल तो अभी हम आपसे मिलने आए थे, कल तो अभी हम आपको देख रहे थे कि आप कहां हैं, हम कहां हैं। आज आ गए हैं सिलेबस पे, और इसी तरह से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। लिखने के लिए फ्लो होना चाहिए कि आप पाषाण काल को जानते हैं तो पाषाण काल का एक दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि पाषाण काल क्या है, पाषाण काल में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं और कहां कहां निरंतरता है। मानव तो वही है ना, मानव तो जो पाषाण काल में चला, जो पूरा पाषाण काल में चला, वही मानव तो आज भी बैठा है। आप लोग भी तो वही हो।
यही है निरंतरता और विकास। निरंतरता और विकास को समझ गए तुम, तो इतिहास में कोई ऐसा प्रश्न जो तुमसे न बने ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ भी कोई पूछ ले, लेकिन दो बात समझनी पड़ेगी, कहां बदलाव हो रहा है। मध्य पाषाण काल में बदलाव हुआ और नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल से ही मानव धीरे 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 आगे चल के ताम्र पाषाण काल में बदला, और ताम्र पाषाण काल में ही मानव के कुछ ऐसे स्थान आए जहां पर कांसे का प्रयोग वो करने लगा। इसीलिए ताम्र पाषाण काल में ही संकेत मिलने लगे कि एक नई सभ्यता उभरेगी जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता होगा। क्या दिमाग में कुछ आ रहा है? तो यहां समझना पड़ेगा कि पत्थर से इतिहास। और क्या होगा? जीवन का कोई निश्चित आधार नहीं होगा। जीवन का निश्चित आधार नहीं, निश्चित आधार नहीं है जीवन का। आज आप अभी एक निश्चित आधार में, उस समय मानव के पास कोई निश्चित आधार नहीं। मानव का कब संघर्ष हो जाए जानवर के साथ, वो मार दिया जाए, खाना बदोश है। मार्क्स इसी को आदिम साम्यवाद कहता है। मार्क्स इसी को आदिम साम्यवाद कहता है, और मार्क्स के दर्शन में है कि हमें आदिम साम्यवाद की अवस्था में जाना पड़ेगा जहां सब बराबर थे। यहां देखिए कुछ नहीं है, लेकिन मानव समान है। क्या है? यहां समानता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। समाज सरल है, सादा है, जीवन में कोई तनाव नहीं है। तनाव जो इस प्रकार का है कि उसका जो जानवरों से संघर्ष होगा तो वैसा तनाव है, लेकिन आपस में कोई तनाव नहीं है। मानव जाता है वो शिकार करने, उसके बाद लेकर आता है, सब बराबर में बांट लेते हैं सारे भाई। मार्क्स इसी बात को कहता है कि हम पहले कितने बराबर थे, हम कैसे आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम बदलते गए। हमने अपने लोगों को छोटा बना दिया। मानव और मानव में कोई अंतर है क्या? मानव का केवल एक स्वभाव है, मानवता। इसीलिए यूरोप में जब क्रांति हुई तो मानवता पर हुई, मानवीय अधिकारों पर हुई। और जब मानवीय अधिकारों की बात आती है, आप देखिए मार्क्स कितना समझदार है। मार्क्स कहता है आदिम साम्यवाद, ऐसा समय जहां सब बराबर होगा, सबकी बराबरी की बात। अद्भुत है कि नहीं? आज आपकी जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान में आपके लक्ष्य रखे गए हैं, जो आप दुनिया में जो कुछ भी बातें करते हो, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है, सब में एक ही बात है, मानव समानता। कुछ लिंक समझ में आया? ये पाषाण काल आप जिस एंगल से पढ़ते हैं वही नहीं है। इसीलिए बुद्धत्व को प्राप्त लोग इस बात को कह गए हैं, देखने का नजरिया बदलिए, नजारा बदल जाएगा। अगर आप इसे समझ जाए, केवल आपको अपना नजरिया बदल लेना है। मैं इसीलिए केवल हूं कि मुझे लगता है कि यह नजरिया आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। जब आप लिंक करने लगेंगे, जोड़ देंगे, एग्जामिनर को यह बात समझ में आ जाएगी कि आप क्या सोचते हैं। कॉपी भी चेक करते थे हम यूनिवर्सिटी में, तो हमें पता है कि क्या चाहिए उसको। उसको चाहिए आपसे कोई विद्वता नहीं, उसको चाहिए कि आप इंटरलिंक कहां से करते हो। इंटरलिंक करो आप। ये समानता, ये चीज पाषाण काल की बड़ी गहरी विशेषता है। पाषाण काल में यह बहुत बड़ा है। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब हम विकास की प्रक्रिया में आते हैं तो हम इसको छोड़ते जाते हैं। जब मैं वैदिक काल पे आऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वैसी नहीं थी। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं,
मेरी माता आटा की चक्की चलाती है और मेरे पिता वैद्य हैं। हम एक ही परिवार में रहकर अलग अलग पेशे को करते हैं। इसका मतलब कर्म पर व्यवस्था थी, ना कि जन्म पर। और अगर आप वास्तव में पूछो तो व्यवस्था कर्म पर ही है, जन्म पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म ही आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, महान होता है। तो यहां समझना क्या है? इस बात को समझना है। एक हेडिंग बनाओ। अच्छा ठीक है, एक हेडिंग बनाओ, पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति, इसमें लिखिए प्रागैतिहास का अर्थ है, प्रागैतिहास का अर्थ है, प्रागैतिहास का अर्थ है एक ऐसा काल। प्रागैतिहास का अर्थ है एक ऐसा काल जब मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था। जब मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, इस काल के मानव की, जब मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, इस काल के मानव की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल के मानव की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, और वहीं पे लगाओ डैश और फिर लिखो 1 2 3। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, इनके पास कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था। इनके पास कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अगला पॉइंट, इनके पास या इनके बारे में, ऐसे लिख दो, इनके बारे में जानकारी के लिए, इनके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक साक्ष्य ही महत्वपूर्ण है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक साक्ष्य ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, इस समय अर्थव्यवस्था का, इस समय अर्थव्यवस्था का कोई निश्चित आधार नहीं था। इस समय अर्थव्यवस्था का कोई निश्चित आधार नहीं था, और ना ही स्थायी कृषि की व्यवस्था थी, और ना ही स्थायी, एक फिक्स एग्रीकल्चर का पैटर्न नहीं है, ना ही स्थायी कृषि की व्यवस्था थी। स्थायी कृषि की व्यवस्था थी। अब अगली हेडिंग बनाइए, निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल। तो समय क्या है बताओ? वो शुरुआत से लेकर, बोल नहीं रहे हो भाई तुम लोग, 1 लाख बोल दो, कभी दिमाग में रहेगा शुरुआत से। हाँ, नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। शुरुआत से 1 लाख ईसा पूर्व, इसमें लिख दीजिए कुछ बातें।
इस काल में सबसे पहले स्थल, इस काल में सबसे पहले स्थल सिंधु घाटी की सहायक, इस काल में सबसे पहले स्थल सिंधु घाटी की सहायक सोहन नदी के आसपास से मिले। सिंधु घाटी की सहायक सोहन नदी के आसपास मिले। आप मैप देख लेना, ठीक है। सिंधु नदी जो है उसकी सहायक सोहन नदी घाटी के आसपास मिले, इसलिए सोहन नदी के आसपास मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन कल्चर, कौन सा कल्चर? सोहन कल्चर। इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसमें लिखिए, इस संस्कृति में पत्थरों के अलग अलग उपकरण मिलते हैं। इस संस्कृति में पत्थरों के अलग अलग उपकरण मिलते हैं, जैसे पेबुल, ये पत्थर के रूप हैं। पेबुल, चापर और चॉपिंग। पेबुल, चापर और चॉपिंग, हाँ, ये उपकरण है पत्थर के। इस पे प्रश्न आ सकता है कि पेबुल, चापर और चॉपिंग उपकरण कहां से मिलते हैं? तो सोहन, जो पहली अवस्था है निम्न पुरापाषाण काल की, है ना। पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग क्या होता है? जब आप देखो जो प्याज काटते हो ना, चॉप करते हो, वही उपकरण। उलझना नहीं है किसी चीज में। जो पेबुल क्या होता है? ऐसे करके पत्थर होता है। पत्थरों के ही रूप हैं, अलग अलग रूप हैं पत्थरों के। पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। इतनी बात जाननी है कि इस समय जो निम्न पुरापाषाण काल है, वहां पत्थर के जो उपकरण हैं उन्हें पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरणों वाला संस्कृति भी कहते हैं। क्या दिमाग में बैठ रहा है? बोलो। ठीक है, आगे लिखिए। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, इसका समय क्या है बताओ फटाफट? 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000। और धीरे धीरे लिखवाएं। कहे कि आहिस्ता चलो लोगों, ये दीवानों की बस्ती है। ठीक है, आराम से चलेंगे। देखो यहां पे जो कुछ लोग हैं, इस पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा लेके साथ चलना चाह रहे हैं। आप एक यान पर बैठ चुके हैं। एक वायुयान होता है ना, और एक यान हमारा है। इस यान पर आप बैठ गए, हिस्ट्री यान। ये हिस्ट्री यान है, इतिहास का यान है ये। इस यान पर आप बैठ चुके हैं और धीरे धीरे आपका जो यान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आपने यात्रा शुरू कर दिया है। और मध्य पुरापाषाण काल, और मध्य पुरापाषाण काल का समय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ लिख दीजिए। इस काल के उपकरणों में, इस काल के उपकरणों में फ्लेक, इस काल के उपकरणों में फ्लेक, ब्लेड, अभी बता रहा हूं क्या होता है फ्लेक। ऐसे करके जब आपके पास कोई पत्थर का उपकरण है तो उसके ऊपर जब धार होती है उसको कहते हैं फ्लेक।
क्या कहते हैं? फ्लेक। और जो ब्लेड होती है आप सब देखते हैं, जो शेविंग होती है, एक तरफ धार फिर इधर भी धार, ये ब्लेड होता है। सेम वही ब्लेड, जैसा आज ब्लेड होता है वैसे पत्थर के ब्लेड। क्या समझ में आ रही बात? लिखिए आगे। इस समय के उपकरणों में फ्लेक, ब्लेड और कोर जैसे उपकरण मिलते हैं। कोर जैसे उपकरण मिलते हैं। कोर क्या होता है? नुकीला सा। कोर मतलब जो नुकीला पत्थर हो, छेद करने के लिए। ये सारे मानव की जरूरतों के हिसाब से पत्थर हैं। मतलब मानव को एक तो जो, अगर आप देखें, जो वो जानवर का शिकार करता है उसको छीलना है, ये सारे पत्थर उसी के लिए हो रहे इस्तेमाल। जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल। मानव अभी पत्थर को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है, और यही पत्थरों को तोड़ते मरोड़ते वो नए नए उपकरण बना रहा है। और यही आप परिवर्तन देख रहे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं फ्लेक, और इसीलिए यहां पर जितने उपकरण मिलते हैं उसमें धार मिलती है। उसको स्क्रैपर कह रहे हैं, उसको धार मिलती है। ऐसे उपकरण जहां पर धार है, मतलब पत्थर के औजार जिसमें धार लगी हुई है, और ये धार से गर्दन उतारेंगे। क्या उतारेंगे? हां। और यही आप देखेंगे जब जो बलबन के यहां जाएंगे तो बलबन एक बात कहता है अपने अंगरक्षकों के साथ, क्योंकि बलबन जो है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था, है ना? वो तुर्के चालीसा से आता था। इल्तुतमिश के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी तुर्के चालीसा, और उसी व्यवस्था से बलबन आता था। बलबन खुद एक दास था, लेकिन जब बलबन आगे आया तो उसने कहा कि तलवार खुला रखो, और किसी को हंसना नहीं हमारे दरबार में। अगर हंसोगे तो गर्दन उतर जाएगी। इसीलिए उसने लौ और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड। अब यहां समझिए यहां पर कैसे हथियार हैं, पत्थर के, वो भी धारदार। आएंगे। बलबन बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, उस पर चर्चा बीच बीच में हम आते रहेंगे। अभी आप यहां पे रहिए, इसमें आगे लिख दीजिए। क्या लिखा? जैसे उपकरण मिलते हैं। इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक, इसीलिए इसे फलक संस्कृति, मतलब धार पर चलना। फलक संस्कृति का मतलब क्या है? ऐसे हथियार जहां पर धारदार हथियार बनते हो, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि फलक संस्कृति किस काल को कहते हैं, तो मध्य पुरापाषाण। आपने एक जो बड़ा अच्छा गाना है अगर जो सुना हो कि फलक पर आ, तो धारदार, ये रास्ता आसान नहीं है, धार पे चलने का है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। मतलब आग का दरिया ही समझिए इसे। तो फलक संस्कृति है ये। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाओ। इस काल के, अगला पॉइंट हो गया, हंस लिया आपने। इस काल के अगला पॉइंट इसी में, इस काल के पत्थर के उपकरण, इस काल के पत्थर के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए गए हैं। क्वार्टजाइट पत्थर। अब यह भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। इस काल के पत्थर के उपकरण क्वार्टजाइट, यह पत्थरों का ही प्रकार है, चमकीला सा है थोड़ा। क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाते थे। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाते थे। अगला पॉइंट, मध्य पाषाण काल के अलग अलग क्षेत्र भारत में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के अलग अलग क्षेत्र भारत में मिलते हैं।
अलग अलग क्षेत्र भारत में मिलते हैं। जैसे महाराष्ट्र का निवास क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र का निवास, महाराष्ट्र का निवास क्षेत्र, अब ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, महाराष्ट्र का निवास क्षेत्र। और झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र, अब झारखंड बिहार का हिस्सा था, प्रश्न आ जाएगा। झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र, यह स्थान आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह मध्य पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। अगर आप देखें तो चकिया, उत्तर प्रदेश का चकिया, उत्तर प्रदेश का चकिया क्षेत्र। चकिया कहां है? बनारस के पास है, चंदौली के पास है ना, चकिया क्षेत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र में, भीमबेटका, ये स्थल है सारे। अब प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आराम से मार देना, बस कल इसको तैयार रखो दिमाग में कि ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के उपकरण मिलते हैं। इस पूरे सांस्कृतिक रूप को हम फलक संस्कृति क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, क्या समय है इसका? बहुत बढ़िया, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000। चालीस हजार से 10,000 ईसा पूर्व का समय है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का मतलब क्या है? हायर स्टोन एज। हायर जो पुरा पाषाण काल का जो स्थल है उसको क्या कहेंगे? उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें एक दो बातें लिख दो। इस काल के सबसे प्रमुख उपकरण, इस काल के सबसे प्रमुख उपकरण ब्लेड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ब्लेड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस काल के प्रमुख उपकरण हमें ब्लेड के रूप में, मतलब ब्लेड कैसा होता है? दोनों तरफ से इसमें धार, इसीलिए इसे ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। इसीलिए आगे लिखो, इसीलिए आगे इसी में लिख दो भैया, इसीलिए इस सांस्कृतिक रूप को ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए इस सांस्कृतिक रूप को ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके प्रमुख स्थल कहां कहां हैं? तो इसमें प्रमुख स्थल हैं सोन घाटी। कहां है? सोन घाटी। अगर आपसे अब यह पूछे कि सोन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो उच्च पुरा पाषाण काल। कहां है? मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर हम देखें और कौन से स्थल हैं यहां पर, तो आप देखते हैं सिंह भूमि। सिंह भूमि कहां है? झारखंड। सिंह भूमि झारखंड।
सिंह भूमि से भी आपको दिखाई देंगे इस काल से संबंधित स्थल। इस काल के जो संबंधित उपकरण हैं वो आपको सिंह भूमि से भी दिखेंगे। और कहां से दिखते हैं? भीमबेटका। तो भीमबेटका कहां है? भीमबेटका भीमबेटका। इसके अलावा आपको यहां पर स्थल दिखाई देंगे रेणुगुट्टा। रेणुगुट्टा यह है आंध्र प्रदेश में। कहां है? इसके अलावा एक और दिखेगा करनूल की गुफाएं। यह प्रश्न आ चुका है, ध्यान से दिमाग खोल लो कि करनूल की गुफाएं किस काल से संबंधित वहां पे स्थल मिलते हैं और वहां पे पत्थरों का रूप क्या था। तो करनूल की गुफाएं ये कहां है? ये भी आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में है। ये भी आंध्र प्रदेश में है करनूल की गुफाएं। करनूल है ना? क्या इतनी बातें समझ में आई? बोलो। जब थक जाना तब तुम बोल देना, मैं कुछ और सुना दूंगा। सुनना नहीं है केवल, मतलब यहां आपके दिमाग में जब थोड़ा सा लगे कि अब हो गया, कि मक्खी पर मक्खी बैठती जा रही है, तो आप मुझे बता देना, मैं मक्खी उड़ा दूंगा, है ना? अपने दिमाग में जोर मत लेना। इतिहास के साथ बड़ी समस्या है क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद जोर देने लगता है, तो जोर लेना नहीं है। इतनी बातें अपने दिमाग में बिठा लेनी है, और जब आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ गए। तो अब हम लोग मध्य पाषाण काल पर आने जा रहे हैं। अगली हेडिंग बनाइए, मध्य पाषाण काल। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक बात स्पष्ट की गई है आपके सामने। मध्य पाषाण काल का समय बताना थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप लोग अब लगता है यहां से प्रश्न आएगा तो फोड़ देंगे, यहां से प्रश्न बचेगा नहीं। प्रश्न बचना ही नहीं चाहिए कि मध्य पाषाण काल का समय यह है। अब मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ बातें लिख लो, कुछ पॉइंट्स लिखो। इस काल में, पहला पॉइंट बनाओ इसमें, इस काल में पत्थर के उपकरण, इस काल में पत्थर के उपकरण अत्यंत छोटे बनने लगे। इस काल में पत्थर के उपकरण अत्यंत छोटे बनने लगे। इस काल में पत्थर के उपकरण अत्यंत छोटे बनने लगे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। इसीलिए इसे माइक्रोलिथ, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। मतलब माइक्रोलिथ मतलब छोटे स्तर पे पत्थर के उपकरण बनाने लगे, क्योंकि अब दूर से भी इनको फेंक कर मारना है। क्या करना है? हां, कि मतलब ऐसे भी पत्थर के उपकरण चाहिए, क्योंकि जब ये जानवर का शिकार करने जाते थे तो उनका, ये जब आगे बढ़ते थे तो ये भी घायल हो जाते थे, और अपने घायल होने से बचने के लिए इन्होंने पत्थर के वो औजार बनाए जो दूर से फेंक कर मारते और वहां जानवर वहीं गिर जाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो माइक्रोलिथ उपकरण बनने लगे, छोटे छोटे उपकरण भी बनाने का प्रयास होने लगा। इसीलिए मध्य पाषाण काल में पत्थरों के छोटे औजार बने, जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ऐसे उपकरणों की सबसे पहले खोज, ऐसे उपकरणों की सबसे पहले खोज विंध्य क्षेत्र से हुई। ऐसे उपकरणों की सबसे पहले खोज विंध्य क्षेत्र, जो विंध्य पर्वतमाला है, विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र से हुई, जिसे C.L. कार्लाइल ने खोजा था। C.L.
कार्लाइल ने खोजा था। अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि इस समय के ये जो उपकरण है मध्य पाषाण काल के, इसे ढूंढने वाला कौन है? तो सीएल कार्लाइल। और कहां ढूंढता है? विंध्य क्षेत्र में। तो दो प्रश्न बन गया। जब आप प्रश्न देखेंगे ना अपना, तो आपका दिमाग ये रहेगा कि नहीं, ये चीज यहां से लिंक करता है, ऐसे पढ़ना है। तो सीएल कार्लाइल कहां से ढूंढा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए। इस चरण के प्रमुख क्षेत्र, इस चरण के, इस स्टेज के प्रमुख क्षेत्र हमें अलग अलग स्थानों पर दिखते हैं। इस चरण के अलग अलग क्षेत्र हमें विभिन्न स्थानों पर दिखते हैं। जैसे कृष्णा घाटी, जैसे कृष्णा घाटी, ये कहां है भाई? कर्नाटक। कहां है? जैसे कृष्णा घाटी कर्नाटक। बेतवा घाटी, बेतवा घाटी, बेतवा घाटी, सोन घाटी, ये दोनों मध्य प्रदेश में। बेतवा और सोन मध्य प्रदेश, ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। बेतवा और सोन मध्य पाषाण काल। अब यहां पर देखना कि जो पाषाण काल के मध्य पाषाण काल में मत इसको डाल देना। अब यही कंफ्यूजन होगा कि पाषाण काल में जो आपने दो हिस्से किए थे कि जो पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, तो वहां मत लेते चले जाना। क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं? मिला मत देना, खिचड़ी मत बना देना वहां, नहीं तो दिमाग में मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो प्रश्न आता है, तो आपकी आंख बंद करके मार दिए, हो गया गलत। अब फिर आए कहे तो सर तो बताए थे। अरे भाई, सर बताए थे तो आपको यह भी करें, अपना दिमाग खोल लीजिए कि यहां पर यह भी समझिए कि ये बेतवा और सोन जो है ये मध्य पाषाण काल है। तो यहां यह भी बात समझते चलना है। और आगे लिखिए इसी में, और नेवासा क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेवासा क्षेत्र, नेवासा क्षेत्र प्रसिद्ध है। कहां है ये? कहां है? बोलो भाई। महाराष्ट्र। नेवासा क्षेत्र में भी मध्य पाषाण काल के स्थल मिलते हैं। अब मैं तीन बातें आपको लिखाने जा रहा हूं, इसके बाद वहां से प्रश्न बार बार आए हैं तो वहीं अंडरलाइन करके स्केच लगाओगा कि तुम पढ़ लेना। अगला पॉइंट बनाओ। आदमगढ़ और बागौर से, आदमगढ़ और बागौर से, आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ कहां है? एमपी। एमपी में कहां है? और ये कहां है? राजस्थान। आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। फर्स्ट एविडेंस, पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। इसी काल में पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। इसी काल में सबसे पहले, इसी काल में सबसे पहले मानव ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। इसी काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। ठीक है,
अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न आया है, फिर आ जाएगा, तो आश्चर्य नहीं है। अगला पॉइंट, मानव अस्थि पंजर का, अस्थि पंजर क्या होता है भैया? जब हम मर जाते हैं तो कुछ अस्थि पंजर बचता है, स्केटल बोलते हैं ना, स्केटल। तो अस्थि पंजर वो हमेशा रहता है। अगर आप किसी को जो गाड़ दें तो उसकी अस्थि बची रहती है, और अस्थियों के आधार पर हम जब ये कहें कि आदमी कितना पुराना था, अभी आपके सामने जब महापाषाणी संस्कृति आएगी तो आप देखेंगे कि लोगों की कब्र के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, इसीलिए उसको महापाषाण कहा गया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कौन सी ऐसी संस्कृति होगी, अद्भुत होगी क्या महापाषाणी संस्कृति? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया गया, वही कब्र जो है महापाषाणी कब्र कहलाती है। और यह संस्कृति दक्षिण भारत में विकसित हुई। कहां हुई? नवपाषाण काल के बाद एक नई संस्कृति विकसित हुई, उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में, वो भी पहाड़ों की ढाल पर। और वहां पर लोगों ने अपने जो पूर्वजों के सम्मान में उनके कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया है, और उनके जीवन में जो भी चीजें उपयोग में आती थी उनको भी साथ में दे दिया है कि भैया उस लोक में जाना तो जरूरत पड़ेगी तो लेते जाना। अब ये आप लोग बताइए होता है कि नहीं? आज भी लोगों की बड़ी सोच रहती है, अगर कोई मर जी जाता है ना जो, तो आप देखेंगे लोग कहीं उसका सामान इस्तेमाल नहीं कर देते हैं, दे देते हैं। दे देते नहीं, कहीं आए हैं भैया उनको दे दिए, सब हम लोग इस्तेमाल नहीं करें। अरे अब तक तो साथ में थे आपके, अब चले गए तो इतना छूत हो गया है। लोग बड़ा छूत मनाते अपने लोगों से, बड़ी दुनिया का अलग नियम है भाई। जिससे इतना प्रेम करते हैं उसको देखना नहीं चाहते। थोड़ी देर के बाद अगर कोई मर जी जाता है तो आप देखेंगे वहां थोड़ी देर तक लोग रोते हैं, फिर एक आदमी वृद्ध आता कहता है ऐसा करो भैया रो मत, चलो अब आगे की तैयारी। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। कबीर इसीलिए मेरे बड़े जो पसंदीदा है, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के। दुनिया जो है अपने मतलब में चलती है, और ये कहते हैं अपने आप को बेहतर करो, अपने जीवन को बेहतर करो। कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। पूरी दुनिया जो सुखी है, मस्त चल रही है, लेकिन जैसे कोई मर जाता है तो एकदम दुखी हो जाती। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो यहां समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। मानव अस्थि पंजर आ रहे हैं, और मानव अस्थि पंजर का मतलब यह हुआ कि मध्य पाषाण काल से ही मानव के अवशेष मिलना शुरू होते हैं। क्या दिमाग में बात बैठी कि मध्य पाषाण काल से पहली बार मानव के अवशेष की जानकारी मिल रही है? अगला पॉइंट बनाओ। इसको लिख लिया? मानव अस्थि पंजर लिख लिया? हाँ ठीक है। मानव अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य, मानव अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा, उत्तर प्रदेश के यूपी के सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय और महदहा ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक जगह है प्रतापगढ़। आप सबने नाम सुना होगा, बड़ा चर्चित नाम है प्रतापगढ़। अब ठीक है, जो भी भैया हो, हर भैया ही अपने आप में महत्वपूर्ण है।
तो यहां पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ से सराय नाहरराय और मदहा से मानव अस्थि पंजर के पहले साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट बनाइए। राजस्थान के, अगला पॉइंट, राजस्थान के सांभर झील से, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, ये प्रश्न आएंगे, दिमाग में रख लो। राजस्थान के सांभर झील के आसपास के निक्षेपों से, राजस्थान के सांभर झील के आसपास के निक्षेपों मतलब वहां पे जो अवशेष हैं, सांभर झील के आसपास के निक्षेपों से हमें विश्व के सबसे पुराने, हमें विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण मतलब वृक्ष का सबसे पहला रोपने का प्रयास भारत में हुआ, सांभर झील के पास राजस्थान में। विश्व में सबसे पहले वृक्षारोपण का प्रयास सांभर झील में हुआ। कहां हुआ? बोलो एक बार तेजी से। सांभर झील में हुआ। विश्व का सबसे पहला प्रमाण है कि जो वृक्षारोपण करने का, वृक्ष को रोपने का, आप जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसके लिए रोपाई करते हैं, उसको रोपते हैं, तो वृक्षारोपण का पहला साक्ष्य सांभर झील। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए, नवपाषाण काल। क्या समय है बताइए? 5500 से, बहुत बढ़िया, 5500 से 3000 ईसा पूर्व का समय नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल, नव लिखा है यहां, नव मतलब क्या है? नया। पाषाण में और भी नया। यहां मानो अब थोड़ा स्मार्ट हो गया है। क्या हो गया है? हां, अब स्मार्ट हो गया है तो ये समझ गया है कि अपना जो जानवर भी दोस्त है, खेती भी करना हम जान गए हैं। अब हम धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और अब वो अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहता है, उसके बदलाव को हम समझें। नव शब्द जब भी लगता है तो आप हमेशा कुछ नवीनता प्राप्त करना चाहते हैं। हर इंसान कुछ नया करना चाहता है। अगर आप देखें तो यहां मानो क्या नया करता है, क्या बदलाव करता है? क्या करता है? बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है कि कृषि करता है, ठीक बात। और आग का बड़े पैमाने पर प्रयोग, और आप सब ज्ञानी हैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं। हाँ, देखिए कोई कह रहा मृदभांड, और अच्छा फैमिली। अरे भाई फैमिली तो, परिवार तो धीरे धीरे आएगा ही, क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी परिवार पे इतना जल्दी क्यों है भैया? जो लोग हैं परिवार के चक्कर में उनसे पूछिए आप, दोनों ही जगह एक ही बात मिलेगी, एक ही दर्द है सबका। सभी नशे संसार के उतर जात पर भात। जितने भी नशे हैं दुनिया के सब उतर जाते हैं सुबह।
और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम में कुछ मजा है, ये जो आप कहते हैं ना, ये दुनिया में बड़ा कुछ है। लेकिन अभी आप, जब हम लोग आएंगे एक बार, जब भक्ति मोमेंट आपको बताऊंगा, तो सूफियों के यहां इश्क जो है एक महिला से है, वो महिला खुदा के रूप में है। मैं बताऊंगा आपको उस समय। आप इस दुनिया को समझिए, दुनिया में जो कुछ भी है ईश्वर का बनाया हुआ एक व्यवस्था चक्र है। इस व्यवस्था चक्र में आपको सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। जब तक बच्चा आग को छूता नहीं है, उसको पता नहीं चलता आग से हाथ जलता है। कितना भी कोई समझा दे कि भैया वहां मत जाना, वो मानेगा नहीं। क्या मानेगा? बस करो, आ जाओ। एक दो पॉइंट बनाओ नवपाषाण काल में। बोलते रह जाएंगे, नवपाषाण काल खत्म नहीं होगा। बनाओ पॉइंट। ये तरीका ठीक लग रहा है आपको? यही तरीका हिट तरीका है हमारा लिखाने का, समझाने का। मैं लिखाता हूं, समझाता हूं, यही तरीका होता है। चलिए अगला पॉइंट बनाइए इसमें। नवपाषाण काल में पॉइंट बनाओ। इस काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती, इस काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ कहां है ये? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बड़ा आंदोलन चल रहा है भाई, बलूच लोगों का। बलूच लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत है, और वहां पर बड़ा अत्याचार की भी बातें आती हैं। तो भारत हमेशा समर्थन करता है इन लोगों का। तो मेहरगढ़ जो है, वहां से आप देखते हैं इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये 7000 लगभग ईसा पूर्व का है। ये 7000 ईसा पूर्व का ये साक्ष्य है जो मेहरगढ़ से मिलता है। क्या लिखा आपने? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट बनाइए। इस काल के प्रमुख स्थल, इस काल के प्रमुख स्थल बेलन घाटी। इस काल के प्रमुख स्थल बेलन घाटी। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश कहां है? और ये जगह है इस समय इलाहाबाद। कहां है? बड़ी अद्भुत जगह है भाई इलाहाबाद, बड़ी अद्भुत जगह इलाहाबाद है। अकबर का किला देख लेंगे तो आपका दिमाग खुश हो जाएगा। शानदार बनाया है किला, देखते ही समझ में आता है कि एक बादशाह की सोच क्या रही होगी, उसके तौर तरीके क्या रहे होंगे। पढ़ा लिखा नहीं है अकबर, अशिक्षित व्यक्ति है, लेकिन जब बात बताता है तो पढ़े लिखों के कान काट लेता है। क्या करता है? इसीलिए अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अनुभव को समझना पड़ेगा। जो गांव के लोग होते हैं ना, वो अनुभवी होते हैं। आप उनको जाके एक भी कहानी बताएंगे, वो मानेंगे नहीं आपकी बात। कहेंगे हम जानते, हमको तुम सिखा रहे हो। ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुआ है, ये अनुभव की चाशनी में सफेद हुआ है। तो अपने आप, मतलब अगर आप समझें तो उनके जीवन में ये सब चीजें रहती हैं। तो आप देख रहे हैं कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अगला पॉइंट इसी में, रेणुगुट्टा। बेलन घाटी इलाहाबाद, यह स्थल है नवपाषाण काल का। बेलन घाटी कहां पे है? इलाहाबाद। उसी में आगे कर दीजिए रेणुगुट्टा। रेणुगुट्टा
गुट्टा, ये नाम आ चुका है सब आपके सामने। रेणुगुट्टा आंध्र प्रदेश, रेणुगुट्टा। फिर है सोन घाटी, सोन घाटी बार बार आ रहा है, तो अगर कुछ न समझ में आए तो एक बार आप इसको मार देंगे ना सोन घाटी तो ठीक हो जाएगा। अगर याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए, तो सोन घाटी पे चले जाइएगा। अब भाई देखो, अब हमेशा मत कर देना, पहले याद कर लो। इमरजेंसी लैंडिंग बता रहे हैं, जब हवाई जहाज इमरजेंसी में लैंड करता है तो फिर यह मामला बनता है। सोन घाटी, तो सोन घाटी कहां है? मध्य प्रदेश। आदि, अगला पॉइंट बनाइए, आदि कर दीजिए बस। अगला पॉइंट, इस काल में हमें बुर्ज होम और गुफ कराल कहां है? खूब सुनते हैं आप, बुर्ज होम और गुफ कराल। अभी G20 की वहां पर एक मीटिंग भी हो रही है ना? तो यहां इस बात को समझिए, बुर्ज होम और गुफ कराल। से हमें कई मृदभांड, बुर्ज होम और गुफ कराल से हमें कई मृदभांड प्राप्त होते हैं, कई मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड प्राप्त होते हैं और गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास ये है भैया जो गड्ढा, इसी में आदमी इसी के अंदर रहता है, ऊपर से एक हिस्से को ऊपर रख लेगा, अंदर रहता है, जो गड्ढे के अंदर रहता है, गर्तावास। लोग कहते हैं अब कितना गर्त में जाओगे, नहीं कहते कि अब कितना गर्त में जाओगे, नीचे धसोगे। तो जो गुफ कराल है और बुर्ज होम है, वहां पर गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। गड्ढे में लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि उससे सुरक्षा रहती है, यह नहीं पता चलता कि कोई यहां बैठा है, अंदर छुप गए। तो गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इसके अलावा हड्डी के उपकरण, इसके अलावा हड्डी के उपकरण भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। हड्डी के उपकरण भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। हड्डी के उपकरण भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो बुर्ज होम और गुफ कराल से क्या क्या मिला? एक तो गर्तावास, फिर हड्डी के उपकरण, है ना, जो मृदभांड, ये सारी चीजें। तो हड्डी के उपकरण, फिर मृदभांड, है ना? हाँ, अरे आ रहे हैं भैया, धीरे धीरे रे मना, रुक जाइए, धीरे सब कुछ होए। आप जहां बैठे हैं वहां से बड़े ऊपर उठ के हम आए हैं, वो हमें पता है। आपको जो चाहिए, मैं इस पूरी क्लास को विश्वास दिला दूं, आपको जो चाहिए, आपको नहीं पता होगा वो मुझे पता है। कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, कुछ नहीं छोड़ूंगा। कुछ स्पेशल मटेरियल वो आपको मैं ऑलरेडी अभी जो आपकी होगी क्लास आपको मिल जाएगा, जो बिहार पे बहुत स्पेसिफिक है, वो आपको वहीं पे पढ़ के उसमें कुछ प्रश्न भी मिलेंगे, वहीं मार लेना है टिक। क्या हुआ? किसको पीछे भेज दें?
अरे रहने दो भाई, इतना बड़ा अपराध नहीं है। ईसा मसीह को देखो, ईसा मसीह को फांसी चढ़ा दिए तो जानते हो क्या बोले ईसा? ईसा बोले इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे। हमेशा क्षमा का भाव रखो। बुद्ध ने क्षमा किया इसलिए बुद्ध बुद्ध हैं। महावीर क्षमा करते इसलिए महावीर महावीर है। मत चिंता करो, ठीक है, अच्छा बोल रहा है, नहीं गलत बोल रहा। अगला पॉइंट बनाओ चिरांद के ऊपर। अगला पॉइंट बनाओ चिरांद। चिरांद ये बिहार का स्थल है इसीलिए बोला है कोई। लिखो चिरांद के बारे में। चिरांद इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चिरांद ये लिखा है, चिरांद इस काल का महत्वपूर्ण स्थान है। जो बिहार में स्थित है। यहां बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अंडरलाइन कर देना, यहां बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। यहां बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये हड्डी के उपकरण मुख्यतः हिरण की सींगों से बनाए गए। प्रश्न आया हुआ है। ये हड्डी के उपकरण मुख्यतः हिरण की सींगों से निर्मित हैं। हिरण की सींगों से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? निर्मित हैं। तो जो चिरांद का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट बनाओ। इस काल का अगला पॉइंट, इस काल का महत्वपूर्ण स्थल कोलडिहवा भी है। इस काल का महत्वपूर्ण स्थल कोलडिहवा भी है। कोलडिहवा भी है, जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। अभी एक स्थल मिला है लहुरा देव, जिस पे प्रश्न आया हुआ है। लहुरा देव में अभी जो वर्तमान में यह स्थान है, यह है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर, ये एक नगर ही बस गया है महान संत के नाम पर, कबीर के नाम पर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। यहां पर सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हो गया है एग्रीकल्चर का, लगभग 7000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास का। 7000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास का यहां आपको स्थल मिलता है। और इसी के कारण मेहरगढ़ जो सबसे पुराना स्थल था वो फेल कर गया। अब उसके जगह कोलडिहवा आ गया है। तो अंडरलाइन वहीं कर देना कोलडिहवा को, ये जो लहुरा देव को। ठीक है, कोलडिहवा क्या है? चावल के लिए। और ये क्या है? यहां पर सबसे पुराना जो कृषि करने का साक्ष्य मिलता है लहुरा देव। तो दो बातें आपको नोट करनी है, वही नोट कर दो। पहला कोलडिहवा और दूसरा लहुरा देव।
जो लहुरा देव क्या है? प्राचीनतम एग्रीकल्चर का साक्ष्य, प्राचीनतम एग्रीकल्चर का साक्ष्य। ओके, प्राचीनतम एग्रीकल्चर खेती का साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिलता है। अब इस समय यही हो गया है, अगर मेहरगढ़ रहे और लहुरा देव रहे तो किस पे मारोगे? लहुरा देव पर मारोगे, छोटे वाला। इसका मतलब क्या होता है? छोटा, तो लहुरा देव पर मार देना। ठीक है। अगला पॉइंट बनाइए। यह काल, अगला पॉइंट इसी में बनाते चलो, लिखते चलो, संघर्ष विराम संघर्ष करते चलो। गांधी जी कहते हैं कि थोड़ा संघर्ष करो फिर विराम ले लो, आंदोलन को चलाने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर लो, फिर तुरंत संघर्ष पे बैठ जाओ। तो आपने विराम कर लिया 1 मिनट का, तब लिखिए अगला पॉइंट। अभी विराम दिए थे ना, थोड़ा हो गया, लिखो अगला पॉइंट। यह काल अपने पीछे के कालों की तुलना में, यह काल अपने पीछे के कालों की तुलना में अधिक विकसित काल था। यह काल अपने पीछे के कालों की तुलना में अधिक विकसित काल था। यह काल अपने पीछे के कालों की तुलना में अधिक विकसित काल था। इस समय मानव केवल खाद्य पदार्थों का, इस समय मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही नहीं था, खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही नहीं था, उत्पादक भी बन गया था। बड़ी जो सारगर्भित लाइन है, उपभोक्ता ही नहीं था, उत्पादक भी बन गया था। उपभोक्ता ही नहीं था, उत्पादक भी बन गया था। इस समय मानव खेती, पशुपालन, इस समय मानव खेती, पशुपालन सबसे, इस समय मानव खेती, पशुपालन सबसे भली प्रकार परिचित हो चुका था। खेती पशुपालन से भली प्रकार परिचित हो चुका था। ऐसी खेती को हम आज के समय में क्या बोलते हैं, बताओ कोई? मिश्रित खेती। आज यही बात सरकार कह रही है कि खेती में मिश्रित खेती होनी चाहिए। पशुपालन और एग्रीकल्चर मिक्स करिए, क्योंकि जब आपके पास रहेंगे पशु तो ऑर्गेनिक खाद का काम भी हो जाएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फूड जो है वो बड़े महंगे मिलते हैं। आप जाएंगे तो उसके नाम पर शहरों में खूब लूटते हैं। कहीं ऑर्गेनिक वाला है सर सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी लेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। ऑर्गेनिक दाल लेंगे तो बड़ी महंगी मिलेगी, 280 रुपया किलो। ये वाली लेंगे तो 180। कहेंगे देखिए आप तो वहां जा नहीं रहे हैं, आप रहते हैं जो शहर में, और हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती की फसलें जो हैं बड़ी महंगी होती हैं, और लोग आज के समय में अपने जीवन में ये भी चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक चीजों पर बढ़ें। वो दिन दूर नहीं है कि हर व्यक्ति गांव के तरफ भागेगा। मेरी बात ध्यान रखना, भारत में गांव खत्म हो जाएगा तो भारत बचेगा नहीं। इसीलिए गांव में भारत बसता है। इंडिया बनाम भारत का संघर्ष है। इंडिया बनाम, इंडिया को पता नहीं है भारत कैसे चलता है। इंडिया मतलब जो लोग महानगरों में रहते हैं, अच्छे जीवन शैली को जीते हैं, उनके अच्छे जीवन शैली के पीछे कुछ लोग अपना मेहनत लगाते हैं,
परिश्रम लगाते हैं, तब कुछ लोग चलते हैं। आप देखेंगे कि व्यापार का सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, एग्रीकल्चर से ही निकल के आया। उसमें कुछ लोग मध्यस्थ हो गए जो उनकी फसल को बेचने लगे और उससे फायदा कमाने लगे, और उसी फायदे से बिजनेस डेवलप किया, और बाद में नगरों का डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया बन गई। स्ट्रक्चर को समझिए, और स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप यह समझ जाएंगे कि सब चीजें कैसी जुड़ी हुई है। वर्ण व्यवस्था को अगर आप देखें तो सबसे ऊपर कौन है? फिर BKVS ये कहता है भैया हम विशेष लेकर अधिकार आए हैं। अब ये विशेष अधिकार जो हैं यही खतरा पैदा करते हैं। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो इसी बात को लेकर हुई कि जो पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोग हैं उनके पास क्यों विशेष अधिकार होना चाहिए। आप इस बात को समझिएगा, जब भी कहीं पर विशेषाधिकारों की बात होगी तो कुछ लोग अधिकार अपने देंगे तो कुछ लोग विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे। अब इस बात को समझना पड़ेगा, जब अभी मानो जो शुरुआत में है तो कोई विशेषाधिकार नहीं है, आगे आप देखेंगे जब राज्य बनेगा ना तो राज्य विशेषाधिकारों की मांग करेगा। इसीलिए गांधी जी राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। उनकी बात क्या है? राज्य विहीन होना चाहिए समाज। और वो कहते हैं हम अपने नैतिक नियमों से चलेंगे। कैसे चलेंगे? तो नैतिक नियम क्या है? हमारा अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब आपके भीतर अच्छा और बुरा व्यक्ति बैठा हुआ है। हम सब दुनिया में अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत खराब भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपके भीतर ही राम रावण संघर्ष कर रहा है, आपके भीतर ही शैतान और इंसान भी संघर्ष कर रहा है। जिस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे वो चीज आपके सामने दिख जाएगी, जिस चीज को आप छोटा करेंगे वो चीज आपके अंदर से हट जाएगी। इसलिए इंसानियत का मतलब है कि अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए। अपने अंदर के इंसान को, अगर वो इंसान नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचोगे। कोई किसी को देखता है कि कहीं कोई समस्या में तो लोग मदद नहीं करते, लेकिन जब वही समस्या खुद के साथ खड़ी होती है तो समझ में आता किसी ने हमारी मदद नहीं किया। तो पहला काम तो यही है, पढ़ने का बोध पैदा हो जाए यार। बोध पैदा हो गया तो तुम कुछ भी कर जाओगे। देश में जब गांधी आते 1915 में तो गांधी को बोध पैदा होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी अब्दुल्ला के मुकदमे को देखने के लिए गए। 24 साल के गांधी जी 24 साल साउथ अफ्रीका में रहे, 48 साल के होके वापस आए। बैरिस्टर इंग्लैंड के, कहीं और के नहीं, और ट्रेन से फेंक दिए गए। और जब अपने देश में आए तो अपने देश के लोगों को देखा कि बड़ी भोली जनता है, कैसे संघर्ष करेगी, तो अपना त्याग करके देश को बनाया। आलोचना करने वाले तो गांधी जी की बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं वो आलोचना में नहीं ले जाऊंगा आपको। गांधी महात्मा की यात्रा कैसे करते ये समझना पड़ेगा तुमको। वो मानवता का तत्व है। टैगोर की फिलॉसफी यही है। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय मानवता की बात करते हैं। ये नदियां, ये पहाड़, ये सागर, जो कुछ भी बैरियर है ना, मानव के लिए नहीं है। मानव केवल मानवता जानता है। और जिस दिन मानवता की बात होगी, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे हैं। बुद्ध को लोगों ने कहा कि बुद्ध कुछ नहीं जानते। बुद्ध को आप जानते हैं, बुद्ध और महावीर दुनिया में बड़े आस्तिक लोग हुए, लेकिन उनको कहा गया वो नास्तिक है। क्या कहा गया उनके दर्शन को? देखिए कितनी उल्टी बात है कि नहीं? क्योंकि यह व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था, वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था। बुद्ध से कोई पूछता ईश्वर क्या है, कहते अनिर्वचनीय। लोग इसको पता नहीं इसलिए अनिर्वचनीय बोलता है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बोलूं?
कबीरदास अशिक्षित व्यक्ति है, कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने हाथ से कभी कागज छुआ नहीं और कलम को भी हाथ में नहीं रखा। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालम लाल। अब आपको समझना पड़ेगा, कोई वहां जो गया वो बताया ही नहीं तो बुद्ध कैसे बता देंगे? क्या बात समझ में आई मैंने क्या बताया आपको? मतलब यहां यह है कि वहां जो जाता है वो कुछ बता नहीं पाता। रहीम दास कहते हैं, रहीमन यह बात की कहन सुनन की नाही। कहने सुनने की बात नहीं है। जो गुड़ खाएगा वही गुड़ का स्वाद बताएगा कि गुड़ कैसा होता है। इसी बात को पश्चिम के एक दार्शनिक स्पिनोजा ने भी समझाया। कहता है वो ईश्वर वह शेर की मांद है जहां व्यक्ति घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। क्या समझ में आ रहा है दर्शन क्या है? तो बड़ा लिंकिंग अप्रोच है। जब आप वो समझेंगे ना तब आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तरीका होना चाहिए। लोग भेदभाव करते हैं, वो धर्म ये धर्म, कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। धर्म की बात कोई बिरला जानता है और बिरला जानता वही समझाता है। और इसीलिए जब बुद्ध बोले तो हुजूम चल पड़ा, महात्मा गांधी बोले हुजूम चल पड़ा, क्योंकि वो सबकी बात करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये गांधी जी हैं। आलोचना बड़ी करने के लिए आसान है कि आलोचना कोई किसी की कर दे। आलोचना नहीं, अच्छाइयों को पकड़िए कि गांधी गांधी क्यों हैं। और प्रश्न आया कि गांधी न होते तो आजादी का स्वरूप कैसा होता, फांसीवादी स्वरूप हो जाता। तो बड़ी समस्या है, यहां ये समझना पड़ेगा। एक पॉइंट और लिखो, तुम लोग इधर उधर ले गए हमको। कहां तक लिखा था? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाओ। इस समय के प्रमुख उपकरणों में, इस समय के प्रमुख उपकरणों में छेनी आज भी चलती है कि नहीं? खुरपी आज भी चलती है। खुरपी, छेनी खुरपी, लोग आज भी कहते हैं कि जाओ थोड़ा वहां पे पौधे हैं, थोड़ा सा उनको खुरपिया दो। खुरपी, ठीक है। और कुदाल, हसुआ भी लिख दो भैया, देखो बोल रहे हैं। हसुआ, हसुआ हमेशा अपने को ही काटता, पता है आपको? वो उल्टे दिशा में होता है। अगर कोई उसको ना अच्छे से चलाए तो खुद ही का हाथ काट देगा। अगर आप जो फसल काटने जाएं, जो जानवरों के लिए चारा, तो अगर आपने उसको सावधानी से नहीं चलाया हसुए को तो आप ही का हाथ काट देगा। हसुआ अपने को काटता है, इसीलिए हसुआ नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर यह भी है। हथौड़ा, हथौड़ा भी एक भाई लिख दो, हथौड़ा। ठीक है भैया, ये भी लिख दो, हो गया, बस करो अब। सब लिख लो, छेनी, खुरपी, कुदाल, हसुआ, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, सब। बस अगला पॉइंट बनाइए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। हो गया ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कुछ हिम्मत बची है कि नहीं? आज आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं। आज आप लोगों ने बड़ा अच्छा खेला, बड़ा अच्छा सहयोग किया, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि आज ये सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग चाहेंगे तो हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आपका सहयोग हमें चाहिए। बस ये है, एक इतनी अपील है और कोई अपील नहीं आपसे। इतना है कि आप केवल जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूं आप वो काम कर लीजिए,
आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसका मैं विश्वास दिला दूंगा। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, इसमें लिखिए कुछ बातें, पहले समझा दें, समझ लो, क्योंकि लिखना नहीं चाहते हो तुम इसलिए कह रहे हो समझना। मैं समझ गया। ताम्र पाषाणिक ऐसी संस्कृति जहां पर पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार मिलते हो, पत्थर प्लस तांबा। यहां आपको बहुत सारे स्थान मिलेंगे, आहाड़ है ना, जोरवे, आहाड़ एक स्थल मिलेगा जो राजस्थान में, ठीक है। आपको जोरवे मिलेगा महाराष्ट्र में। ये ऐसे स्थान है जहां पर पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार मिलते हैं, है ना। अब एक बात समझना पड़ेगा कि पत्थर के साथ तांबे का औजार मिला तो क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, बड़ा परिवर्तन हुआ। पत्थर को लेकर अभी छोड़ा नहीं है, पत्थर नहीं छोड़ा, एक और उसमें नई धातु का इस्तेमाल किया। तो एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी थी? प्रश्न एक। तो यह बात हो गई। तो यहां पर आप देखते हैं यह चीज दिखती है। और क्या दिखेगा? यहां एक आपको और संस्कृति दिखती है, कायथा संस्कृति। कायथा, ये कुछ स्थान हैं जहां पर आपको पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार दिख रहे हैं, पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार दिख रहे हैं। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है? कायथा संस्कृति में प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद तीनों के समय का स्थल मिलता है। मतलब प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद। मतलब यह है कि यहीं से ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का लिंकिंग मिलना शुरू होता है। मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा का और हड़प्पा के बाद का, तीनों का एक संगम मिलना शुरू होगा कायथा संस्कृति से। तो प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि कौन सी ऐसी संस्कृति है ताम्र पाषाणिक जहां पर हड़प्पा के तीनों स्तरों की जानकारी मिलती है? कौन सा? कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति में क्या है? यह राजस्थान की संस्कृति है। और आहार संस्कृति को अगर आप देखें तो इसे ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। ताम्रवती, ताम्रवती मतलब यह है कि यहां पर तांबा का जो है बड़ा प्रयोग हो रहा था, तांबा का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये ताम्रवती संस्कृति भी कहलाती है। और यहां पर लोगों ने घर बनाया, और घर बनाया किससे? पत्थर से। किससे? वहीं लिख देंगे, पत्थरों से लोगों ने घरों का निर्माण शुरू किया। पत्थरों से घरों का निर्माण, पत्थरों से घरों का निर्माण शुरू हुआ। और ये जो पत्थरों से घरों का निर्माण शुरू हुआ, ये आपको जानना पड़ेगा कि यहां अब लोग धीरे धीरे अपने जीवन को व्यवस्थित आधार दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहां व्यवस्थित आधार नहीं देंगे तो अचानक कोई नगरीय सभ्यता पैदा ही नहीं हो सकती। नगर बनना एक सतत प्रक्रिया की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता अगर बनेगी तो उसके पीछे कुछ चीजें होंगी, और वो चीजें खड़ी होंगी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से। क्या क्लियर है दिमाग में? मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म होगा, कुछ कहते हैं विद्यमान सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नगरी हो गई, कैसे हो सकता है ऐसा? कभी कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ बड़ा आराम से होता है, प्रोसेस के साथ होता है, धीरे धीरे होता है। यहां पर भी ये धीरे धीरे हो रहा है। आपने अभी पूरा पाषाण काल से यात्रा करके आप आए कि मानो बड़ा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, उससे छोटा, फिर उसके बाद व्यवस्थित, अब फिर यहां पर आ गया नया उपकरण, नई धातु का प्रयोग करके अब मानव कुछ सीख रहा है।
कुछ नया सीख रहा है। और यही आप देखें, इनाम गांव में ऐसी बस्ती महाराष्ट्र में मिलेगी जोरवे संस्कृति में, जो किला बंद है। अगर आप देखें यहां जोरवे में इनाम गांव नामक एक स्थान मिलेगा, इनाम गांव। और इनाम गांव में अगर आप देखेंगे किले बंद जो नगर आपको दिखाई देगा, मतलब घेराबंदी हुई उसका चारों तरफ से। अब आप यह सोचिए कि जब घेरने की बात आ रही है, इसका मतलब कि अब और लोग व्यवस्थित हैं, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो विशेषाधिकार की बात करते होंगे। जब भी कहीं स्थान पर विशेषाधिकारों की बात होगी, कुछ न कुछ होगा, तो कुछ बदलाव आएगा। और यहीं से जब बदलाव आएगा तो जो उस समय के नवपाषाण काल के जो स्थल हैं, वहां से एग्रीकल्चर का सरप्लस अमाउंट फ्लोट करेगा। और वो अमाउंट जब फ्लोट करेगा, तब वो जगह अलग अलग नगरीय केंद्रों में दिखेगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिशेष मिला, उसके पीछे ताम्रपाषाण काल की बड़ी भूमिका है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम जो विकास देखते हैं, उसकी आधार भूमि ताम्रपाषाण काल ने तैयार किया, टिप्पणी करिए, कर लेंगे कि नहीं? प्रश्न ऐसे ही शब्दों की बाजीगरी से पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के लिए कुछ नया जो मैकेनिज्म नहीं होता है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, जब जोड़ते हैं आप, लिंक करते हैं। एक प्रश्न आया जो यूपीएससी में, कि वर्तमान के नगरीकरण, वर्तमान के स्मार्ट सिटीज को सिंधु घाटी सभ्यता से क्या इनपुट प्राप्त होता है। जब वहां पर लोग प्रश्न देखे तो उड़ गया दिमाग, अरे बाप रे बाप, ये तो पढ़ाए थे सर कि नहीं पढ़ाए थे। तो आए जब लोग लेके प्रश्न कि सर ये प्रश्न आया है, बड़ा विलक्षण प्रश्न, कि इसमें कुछ दम नहीं है, तुम पहले वहां मन से हार गए, इसलिए तुमसे बना नहीं। अगर तुम मन से लड़ते ना, तो तुमसे प्रश्न बन जाता। आज आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। एक व्यवस्थित नगर, एक सिस्टमैटिक माप तोल से लेके पूरा सब कुछ, मानव खोपड़ी में छेद का भी साक्ष्य वहां से मिलता है। इसका मतलब वो लोग ऑपरेशन करना भी जानते थे, रासायनिक प्रक्रियाओं को जानते थे। स्मार्ट सिटीज आज आप जो डेवलप कर रहे हो ना, वो डेवलप कर चुके थे। इसीलिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है कि आप क्या सीखते हैं। तो नहीं प्रश्न बनता है कि ये चीज आया है और आप इसको रट लिए और लूसेंट एकदम अंदर रख लिए, कहे आप कोई दिक्कत नहीं बनेगा प्रश्न। वो प्रश्न आपकी समझ से बनेगा। तो क्या समझ है कि स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने में आज हम जो सोच रखते हैं, उस सोच से ज्यादा बेहतर सोच वहां थी। आज के हमारे नगर ओवर क्राउडेड हैं, जहां पर नालियों का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सब खराब है। अभी दिल्ली में 2 दिन बारिश होता है तो नाव लेकर हम कूद जाएं, यह स्थिति होती है कि अपनी गाड़ी भी उसी जगह डूब जाती है। क्या महानगर है भाई साहब। वहां मुख्य नालियों को ढक कर रखा गया है, नालियों के ऊपर पूरा फुटपाथ टाइप का सिस्टम बना रखा, वहीं पे बैठ के दुकान लगाओगे। मुख्य नाली में अलग अलग नालियों को लिंक किया गया है, ड्रेनेज सिस्टम में अलग अलग स्थान बनाए गए जहां नालियों की सफाई होगी। अरे क्या सोच है उनकी। आप कोई हल्के लोगों के वंशज नहीं हैं, आपके वंशज बड़े विद्वान लोग थे। क्या आपको समझ में आता है। अंग्रेज आए तो आपको बता दिए कि आपका तो कुछ था ही नहीं। अब कोई अंग्रेज हमारे पास आए तो हम उससे पूछे कि तुम्हारा क्या था भैया यहां कि तुम आए थे, कि हमें इतना जो शिक्षा दे दिए, जो बिना मांगे सलाह किसी को मत दीजिए। लेकिन अंग्रेज यहां मुफ्त की सलाह देते थे। कभी कभी अंग्रेज लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि एक अंग्रेज आया, उसने कहा सर जो है हमारे एक मित्र हैं, वो इस समय रहते हैं, एक हमारी सिस्टर बेल्जियम में रहती है, तो उसने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी बात। हमने कहा कि भारत के बारे में तुम बताओ, हिस्ट्री बताओ। अगर हिस्ट्री को कोई जानेगा नहीं तो आपको मानेगा नहीं। और हम बात करते हैं तथ्यों पर, जो प्रमाणों पर। हम कोई उल जलूल की बात नहीं करेंगे आपके सामने। जो बात रखेंगे उस पर
आपको फैक्ट देंगे, आधार बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जोड़ के प्रश्न आया। और आज के शहरों को ओवर क्राउडेड होने के बाद क्या समस्या झेलनी पड़ेगी वो आप वहां देखें। जब वो इतने व्यवस्थित थे वो नहीं बचे, तो आप इतने अव्यवस्थित आप कैसे बचोगे? बोलो, कैसे बचोगे? इसलिए आज अपने आप को इस सोचने के लिए मजबूर करो। पढ़ने से ज्यादा अपने दिमाग को चलाओ, सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचो और बड़ा करो। ठीक, आज छुट्टी करो, अब मिलेंगे हम कल।